नमस्कार। एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। आज वीरवार है, लेकिन हम मंगलवार की बात करेंगे, क्योंकि मंगलवार को ऑनर किलिंग के दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक मामला था नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड और दूसरा रोहतक का रजनी हत्याकांड। कोर्ट और कानून ने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या इन फैसलों से लोग सबक लेंगे? समाज में कोई बदलाव आएगा? क्या एक संदेश जाएगा कि बच्चों की जिंदगी झूठी शान से कहीं ज्यादा कीमती होती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद ऑनर किलिंग रुकेंगी? जी हां, दो उदाहरण हैं हमारे सामने, समाज के सामने। लेकिन सवाल यही है कि समाज कोर्ट के इन फैसलों को कैसे लेता है, क्योंकि कानून तो हमेशा से ही ऑनर किलिंग की मुखालफत करता आ रहा है, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो ऐसे कानूनों की मुखालफत करता आ रहा है जो युवाओं को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने और संबंध बनाने की आजादी देते हैं। अब शायद ये समाज और देश के कानूनों का टकराव ही है कि आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां समझ नहीं आता कि जाएं तो कहां जाएं। आखिर हमारे लिए रास्ता कौन सा सही है, क्योंकि ये दो कानूनों के बीच का टकराव है। एक देश का कानून है और एक समाज का कानून है। करीब 5.5 साल बाद देश को इस सवाल का जवाब मिला है कि किसने आरुषि हेमराज की हत्या की थी। लेकिन हत्या क्यों की थी, इस सवाल के जवाब ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आरुषि हेमराज की हत्या झूठी शान के लिए की गई हत्या थी। ये एक ऑनर किलिंग थी। सवाल यह है कि क्या गांव और खापों की सोच पर जिस बीमार विचारधारा के आरोप लगते हैं, उसी बीमार विचारधारा का असर इलीट क्लास माने जाने वाले लोगों पर भी है? क्या वो लोग भी इस विचारधारा से पीड़ित हैं? आरुषि हेमराज की हत्या ऑनर किलिंग थी। यह ऑनर किलिंग किसी पिछड़े हुए गांव कस्बे में नहीं हुई, बल्कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा में हुई। इसके पीछे कोई खाप पंचायत नहीं, बल्कि इलीट क्लास के माने जाने वाले डॉक्टर दंपति थे। तलवार दंपति ने अपनी 14 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके संबंध घर के एक नौकर हेमराज के साथ थे। झूठी इज्जत और शान के लिए तलवार दंपति ने आरुषि हेमराज को मौत के घाट उतार दिया। हिसाब से तो ये फैसला बहुत ही सही फैसला है। माता पिता को कोई अधिकार नहीं अपने बेटे को इस निर्दयता से, इस तरीके से या किसी भी तरीके से मारने का, और फिर मारकर और सबूत मिटा देना और इनोसेंट अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करना, ये दूसरा अपराध था उनका। तो जो भी फैसला है बहुत सही है, क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन रही थी और जो हालात बन रहे थे, कोई बाहर का आदमी तो कत्ल कर जाए ऐसा कोई नजर ही नहीं आता, सोच ही नहीं सकता। ये आरुषि मर्डर केस बड़ा मिस्टीरियस और बड़ा अलग ढंग का केस रहा है। सो इसकी ट्रायल के दरमियान कई अप्स एंड डाउन आते रहे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती रही, बट आई थिंक नाउ द कोर्ट हैज़ गिवन द ओपिनियन भी, उनको दोषी करार दिया गया है। ये नेचुरली रिकॉर्ड के बेस पे, एविडेंस के बेस पे, तो इसमें जो लॉ अल्टीमेटली हैज़ प्रिवेल्ड। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसने भले ही तमाम कानूनी सवालों के जवाब दे दिए हों, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद समाज में एक बहस छिड़नी लाजमी है। बहस इस बात को लेकर कि क्या झूठी शान के लिए हत्या का चलन सिर्फ पिछड़े हुए माने जाने वाले गांव और कस्बों में ही है, या फिर ये सोच नोएडा जैसे पोश इलाकों के इलीट माने जाने वाले लोगों के विचारों में भी बसेरा कर चुकी है। दरअसल ऑनर किलिंग सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक बीमार सोच की अभिव्यक्ति है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसी सोच सिर्फ उन इलाकों के लोगों में हो जिन्हें शिक्षा, आधुनिकता और विकास से दूर माना जाता है। आरुषि हेमराज हत्याकांड से मालूम चलता है कि सिर्फ खाप पंचायतों पर शिकंजा कसने भर से ऑनर किलिंग जैसी वारदातों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए उस सोच को मिटाना जरूरी है जो लोगों के अंदर घर कर बैठी है। वो सोच जो अपनी झूठी शान को अपने बच्चों की जान से बड़ा मानती है।
वो सोच जो युवाओं और किशोरों के जज्बातों को तरजीह देने के सख्त खिलाफ है। वो सोच जो नई परिस्थितियों और विचारों से परहेज करती है। वो सोच जो सिर्फ खुद को सही मानती है और नए विचारों को गलत। जब तक इस सोच को खत्म नहीं किया जाएगा, ऐसी वारदातों पर लगाम लगाना मुश्किल मालूम पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हाँ, आरुषि के साथ जो हुआ वो खौफनाक था। रोहतक में रजनी के साथ जो हुआ वो भी दिल दहला देने वाला था। रजनी को भाइयों, ताऊ और दादी ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि रजनी के चरित्र पर उन लोगों को शक था। अदालत ने मामले के चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोहतक में ऑनर किलिंग के एक मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें लड़की का भाई, ताऊ, ताऊ का बेटा और लड़की की दादी शामिल है। इन चारों ने 18 साल की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि इन लोगों को उसके चरित्र पर शक था। मामला 2 सितंबर 2010 का है। रोहतक की जनता कॉलोनी में रजनी नाम की एक लड़की को उसके भाई दीपक, दादी जीवनी, ताऊ दयानंद और ताऊ के बेटे सुरेंद्र ने गला घोंटकर मार डाला। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसने चारों को पकड़ लिया। रजनी के भाई ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दीपक ने बताया कि रजनी अपने घर पर सो रही थी, तभी ताऊ दयानंद ने उसके हाथ पकड़ लिए, ताऊ के बेटे ने पैर पकड़े और खुद दीपक ने उसका गला दबा दिया। इस दौरान दादी दरवाजे पर खड़ी रही और देखती रही कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। 3 साल बाद 26 नवंबर को इस मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही इन पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। सभी दोषियों को सुनारिया जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हाँ, 2 फैसले आए हैं। क्या इन फैसलों का असर पड़ेगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या इन फैसलों के बाद ऑनर किलिंग जो एक समाज पर धब्बा है, खासकर हरियाणा के समाज पर यह धब्बा माना जाता है, क्या ये ऑनर किलिंग के मामले रुकेंगे? चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान शामिल हो रहे हैं। हरविंदर मलिक हमारे साथ स्टूडियो में डायरेक्टर है एवन तहलका हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका के इस स्टूडियो में और चर्चा में। हरविंदर मलिक जी आपका। सुनीता धारीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी। साथ ही साथ सुनीता दुग्गल है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका में और इस चर्चा में। हरविंदर मलिक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। फैसले आए हैं, 2 बड़े फैसले आए हैं और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कानून ने अपना काम कर दिया है, अदालत ने अपना काम कर दिया है और निश्चित तौर पर एक सख्त संदेश जाना चाहिए समाज में भी, लोगों में भी। लेकिन क्या इस फैसले के बाद ऑनर किलिंग रुकेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि हम ये ऑनर किलिंग रुकेंगी। रुकनी चाहिए, रुकेंगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो समाज के माहौल में जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा लोगों को अपनी मानसिकता बदलने में। क्योंकि जैसा सा माहौल अभी है कि सबसे ज्यादा जो बात हावी है वो है कि लोग क्या कहेंगे जी। लोगों का एक जो जनमत बना रखा है, जो जनमत सच में है नहीं कि लोग सच में कुछ कहते हैं जी जी, लेकिन हाँ हम मान के चलते हैं कि लोग ऐसा कहेंगे। ये हमारी अपने अंदर का कहीं कुंठा होती है कि हम मान लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची के बारे में, रजनी के बारे में, खासकर क्योंकि हमारा सीधा सा संबंध एक बार रोहतक से है, हम हरियाणा के चैनल हैं, तो हरियाणा में अगर कहें तो उन लोगों ने कहीं ने खुद ही मान लिया कि लोग क्या कहेंगे और वो मान के ही वो इतने एक्सट्रीम पे भी चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इस तरीके से रुकने वाला है। हाँ, ये बात अच्छी है कि कोर्ट ने काफ़ी ठीक समय में, क्योंकि बहुत सारे मामलों में तो बहुत लंबे फैसले बहुत समय लेते हैं, काफ़ी जल्दी एक ये कोशिश की है कि ऐसे किस्सों पर, ऐसे मामलों पर अपना जितना हो सके उसके निर्णय आए और वो जितना उसके सख्त हो सके जी। तो लगता नहीं है अभी कि ये रुकेंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला उचित है जी। कोर्ट का फैसला उचित है, कोर्ट ने अपना काम किया है। सुनीता धारीवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। समाज की नब्ज आप टटोलती रहती हैं, क्या समाज में कोई संदेश जाएगा या कोई असर पड़ेगा विचारधारा पे, जो ऑनर किलिंग जैसे मामलों को और ज्यादा बढ़ाने की एक विचारधारा रखती है या फिर इस तरह के मामलों को सही मानती है? क्योंकि उम्र कैद की सजा हुई है, सख्त फैसला आया है, क्या कोई संदेश जाएगा, कोई असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक सवाल है कि कोई असर पड़ेगा,
कानून ने अपना काम किया, वो फैसला आया है, वो बिल्कुल सही है। लोग उसकी तरफ, फैसले की तरफ देख भी रहे हैं। लेकिन यदि हम माने कि समाज एकदम से इससे बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे पुरातन पारंपरिक व्यवस्थाएं हमारे जीवित हैं और हमने अपने मापदंड बना रखे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। उन मापदंडों को बदलने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो समय बहुत लगता है धीरे धीरे करके, जब उसकी यूटिलिटी और जब उसकी उसकी जो हमारा जो भी हमारे सामाजिक नियम हैं और या सामाजिक धारणाएं हैं, उनको बदलने में या तो बहुत लंबा समय लगता है, और दूसरा है या एक संपूर्ण एकदम से ही कहीं क्रांति आ जाए, पूरा विस्फोटक क्रांति के रूप में आए हैं, तब इस तरीके की मान्यताएं, परंपराएं हैं जो एकदम बदलती हैं। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके की ट्रांजिशन स्टेज में है, बहुत तेजी से बदलता हुआ समाज है, नई विचारधाराओं को बहुत तेजी से अपनी जगह चाहिए, वहां पर इन परंपराओं को गहराया जा रहा है। गहराने से और गहरा करने से ये जो आपसी हमारा सामाजिक द्वंद्व जो उत्पन्न होगा नई विचारधारा और हमारी परंपराओं का, उसमें काफी कुछ मुझे लगता है कि काफी कुछ सोचने समझने की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि इस प्रकार से फैसला और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बहुत जल्दी आना चाहिए, ताकि जुर्म जो हुआ है, जो हत्या हुई है, उसकी सजा तो होगी ही होगी, लेकिन साथ ही समाज में ये जो धारणा है कि पूर्व धारणा मन में बनाई है कि इससे हमारा इज्जत का सवाल है। जैसे अभी आप अपना जो अभी डॉक्यूमेंट्री आपने जो दिखाया है, जो आपने कंटेंट उसका दिखाया, उसमें भी ये था कि झूठी इज्जत की बात थी। बात ये झूठी या सच्ची इज्जत, इज्जत तो इज्जत है, और उसको किस मापदंड में हमारा समाज इस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। जो जिस इज्जत की दुहाई दी जाती है वो झूठी या सच्ची, बिल्कुल चर्चा करेंगे। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बनी हुई है। सुनीता दुग्गल जी, आपके पास आना चाहेंगे यही सवाल, क्योंकि जो टकराव है और जो इस तरह की स्थिति पैदा होती है, वो दो जो कानून है, एक देश का कानून है, एक समाज का कानून है, दो कानूनों के बीच टकराव है, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा होती है। क्या ये टकराव कम होगा जिस तरह से देश का कानून अपना फैसला सुना रहा है एक के बाद एक? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और मैं देखिए ये कहना चाहती हूँ कि जो ये हमें ये लगता है कि समाज में जो ये कुरीतियाँ हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है जी? इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि वहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं या ऑनर किलिंग हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हम खुद में है, हम में स्वयं में कोई ना कोई कमी है। तो वो ठीक कैसे होगी? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि क्या लगता है ना कि समाज में वो ऑनर किलिंग किस लिए कर रहे हैं, वो ये कि इससे एग्जाम्पल दूसरों को भी मिलेगा कि और वो इस तरह के बच्चे इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने अपना जस्टिस किया है, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, तो कोर्ट ये दिखाना चाहती है कि अगर मर्डर करोगे तो आपको भी ये सजा मिलेगी। वो भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आता है, ताकि सबको ये बात समझ में आए कि आप मर्डर का जो सजा है वो उम्र कैद है, या वो सजा जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है। तो दोनों अपने अपने पार्ट पे समाज को ये दिखाने के लिए लगे हुए हैं कि अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे बच्चों तो तुम्हें इस तरह से मार दिया जाएगा। कोर्ट ये दिखा रहा है कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हें जो है वो कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो ये एक टकराव है, एक तरह से दोनों तरफ से ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है। तो इसके लिए जिम्मेवार जो है वो समाज है। समाज को ये देखना है कि हम लोग उसमें क्या पार्ट कर सकते हैं, हम लोग उसमें क्या रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या दिक्कत क्या है कि माँ बाप के पास, जैसे जो आरुषि हत्याकांड की आप बात कर रहे हो जी, माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है जी। एक जो बच्चों की टेंडर एज जो होती है, जो जिस उम्र में उनको माँ बाप की, अपने सगे संबंधियों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। हम अपने व्यस्तताओं में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। उस समय उनको कहीं ना कहीं प्यार की, कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ती है। तो वो बच्चा फिर बाहर ढूंढता है उस चीज को। अब ये देखिए कि वो दोनों माँ बाप इतनी रात को किसी पार्टी से कहीं से आ रहे हैं, बच्चा बिल्कुल अकेला है, घर में एक लड़की है सिर्फ उनके, कोई उसका रिश्तेदार, कोई दादा दादी, कोई उनकी बुआ, कोई उनकी किसी तरह का कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं है। बच्चा सिर्फ अकेला है, नौकर के सहारे है।
अब वो नौकर जो है वो उस बच्चे के अकेलेपन का या बच्चे की मासूमियत का किस तरह से फायदा उठाता है, तो इस चीज का, क्योंकि माँ बाप ज्यादा नहीं रहते तो इसलिए बच्चों को किस तरह से बरगला लिया जाता है, तो माँ बाप के नॉलेज में नहीं रहती ये बात। तो कहाँ इसमें फिर घूम फिर के समाज के ऊपर बात आई कि जिम्मेवारी समाज की ज्यादा है, माँ बाप की जिम्मेवारी ज्यादा है। तो और ठीक है, ये बात एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको ये लगता है कि भी ये क्या हुआ, देख के माँ बाप जरूर सन्न रह गए होंगे, लेकिन उसका हल भी ये नहीं है कि हल बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जान लेना कोई भी तरीका नहीं हो सकता, अगर वो ये भी मानते हैं कि बच्चे ने गलत किया है। बिल्कुल। हरविंदर मलिक जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या इस सोच की कमी है कि अगर ऐसा कुछ होता है जो माँ बाप के नजरिए में या हमारे बड़ों के नजरिए में गलत है, क्या उसको मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, मार दो, पीट दो या फिर डरा धमका दो? देखिए, कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग की अपनी हार है जी, कि अगर उनको लगता है कि बच्चा कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गया है कि जो उनकी कन्विक्शन से गलत है, तो इतना जल्दी हार मान लेना, अपनी जो उन्होंने जो पढ़ाया है, उन्होंने जो सिखाया है, ये सिखाने का भी एक प्रोसेस है जी। वो बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ, चाहे आप आरुषि की उम्र देखिए या रजनी की उम्र देखिए, ये इतने जल्दी पेरेंट्स इस एक्सट्रीम पे डिसीजन ले लें कि अब हमें इससे ज्यादा इनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो इनको अल्टीमेट पनिशमेंट देके खत्म ही कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं उस गुस्से में अपने आप की भी हार है उन पेरेंट्स की कि वो इतने जल्दी अपनी शिक्षा को ही गिव अप कर गए जी। ये बड़ी बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप इतना जल्दी और एक ही टॉपिक पे कि बहुत आसान होता है किसी पे ये कह देना चरित्रहीन है जी। इस स्टेट में, खासकर हरियाणा में, इस देश में सबसे ज्यादा तो इस शब्द की परिभाषाएं बनाने की जरूरत है कि ये इस वर्ड के साथ साथ क्या क्या जुड़ता है जी। बिल्कुल। क्या सिर्फ एक संबंध बनने से ही ये चरित्र खराब होता है? मैंने देखा है कि इतने भ्रष्ट से भ्रष्ट नौकरशाह होंगे या भ्रष्ट से भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके वही लोग पैरों के हाथ लगाते हैं, उनको उनका चरित्र खराब नहीं दिखता है जी, है ना? उनको उन्हीं राजनेताओं के, बहुत सारे राजनेताओं के पता नहीं कितने किस्से चल रहे होंगे, उनका चरित्र खराब नहीं दिखता है क्योंकि उनमें दम है, वो उनके तो पैरों के हाथ लगाते हैं। और वही पेरेंट्स अपना बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम है, अभी उसकी उम्र मासूम है, वो अगर कहीं गलती से कहीं इन्वॉल्व लगता है तो उस पे पूरी जांच किए बगैर भी, जैसे हमने रजनी का मामला सुना है कि उसके भाई ने, जब ये मुद्दा आया था तो उस वक्त भी टीवी पे रिपोर्ट मैंने देखी थी कि उसके भाई ने कहा कि गलत चाल रही थी। मतलब वो उसकी अपनी उम्र देखिए कि उसने इतने जल्दी डिसीजन बना लेके गलत चाल रही थी कि किसने कहा, बोला मेरे दोस्त बताओ थे। मतलब वो दोस्त ने जो कह दिया वो अल्टीमेट हो गया, वो अल्टीमेट गवाही होगी कि उसने कह दिया तो वो छोरी गलत चाल रही थी और उसने अपनी बहन का गला दबा के, मतलब कमाल है कि उसने इतनी जल्दी कोर्ट बिठा ली घर में कि उसने सारे तथ्यों को जांच लिया। वो दोस्त ने किस संशय में कहा, उसके क्या मोटिव थे, हो सकता वो भी इन्हीं में से एक हो जो बच्ची को परेशान कर रहा हो सकता उसकी अपनी कोई जेलसी हो सकता, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि कितने ही एंगल होते हैं कहानी के, इस पे कोई जांच नहीं की गई, घूम फिर के इतना जल्दी डिसीजन ले लिया गया क्योंकि बच्चे जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर लगते हैं और सबसे बड़ी इज्जत यही लगती है, खराब होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर्म करने से किसी की भी इज्जत बचती है, चाहे वो आरुषि वाले मामले में हो। ये आप देखिएगा कि वो जो भी घटना घटी थी, अच्छी बुरी जैसी भी घटी थी, वो एक कमरे में एक परिवार में घटी थी। आज पूरी दुनिया इस किस्से पे थू थू कर रही है, पिछले कितने सालों से इस किस्से पे चर्चाएं हो रही हैं। ये अगर एक जगह कोई गलती थी तो उस गलती को कितना ज्यादा है उस नौकर ने जो उसके साथ, बच्ची के साथ किया था, उससे ज्यादा तो इसके माँ बाप ने इसलिए किया कि उसके कारण उस बच्ची का पूरे मीडिया ने भी जितना पोस्टमार्टम किया, जितनी उस पर नाट्य रूपांतर दिखा के उस बच्ची से तो बार बार बलात्कार करवाया गया है बार बार। तो उसकी जो शुरुआत की वो इस पेरेंट्स की हरकत ने की। अगर इन्होंने ये हरकत नहीं की होती वो बात वहीं संवारी जा सकती थी, उसको लाइन पे लाया जा सकता था, उसको धीरे धीरे काउंसलिंग करके फिर से सिखाया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के किसी गलती पे इतना एक्सट्रीम रिएक्शन करना चाहिए और वो भी पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अगर लगता है कि गलत है तो बहुत सारे तरीके उस चीज को मैनेज करने के। सुनीता धारीवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। दो उदाहरण हमारे सामने है, एक आरुषि का है, एक रजनी का है, और खासकर अक्सर देखने में आता है जो भी समाज के तथाकथित कानून होते हैं, परिवारों के तथाकथित कानून होते हैं, वो लड़कियों पर ही लागू होते हैं। आप एक बार सोचिए, क्या इन लड़कियों की जगह कोई लड़का होता तो यही कदम उठाया जाता? देखिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि महिलाएं और बच्चे समाज के सॉफ्ट टारगेट हैं जो आसानी से टारगेट किए जाते हैं। और जहाँ तक हमारे समाज में भी जो चीज, जो वस्तु, कोई एक ऐसा कर्म जो पुरुष के लिए एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव कहलाया जाता है, वो स्त्री के लिए और लड़की के लिए, बेटी के लिए शर्म कहलाया जाता है।
जी। हमारा नजरिया टोटल ही फर्क रहता है लड़कियों के प्रति और लड़कों के प्रति। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं जहां पर इस प्रकार से यदि संबंध पाए गए तो लड़की को मार दिया गया लेकिन लड़के को नहीं मारा गया, या लड़के को भगा दिया गया। यदि सहमति से भी दोनों को मारने का निर्णय हुआ लेकिन लड़के को भगा दिया गया, क्योंकि लड़का तो एक संपत्ति है, लड़के के प्रति हमारी सोच भिन्न है। लेकिन जहां तक बेटियां हैं वो बहुत आसान टारगेट हैं, उनको कहीं भी मारा जा सकता है, संदेह पर भी मारा जा सकता है, चरित्र का जिसे संदेह कहते हैं उससे भी मारा जा सकता है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि अगर लड़का होता तो उसको यही ट्रीटमेंट मिलता, ये बहुत मुश्किल है। जी सुनीता दुग्गल जी, क्या इतना आसान है? आपको शक भी है, आप उसकी जान ले लेते हैं, अगर जान नहीं लेते तो कम से कम उसकी आजादी पर रोक जरूर लगा देते परिवार वाले। इतना आसान है लड़कियों को टारगेट करना? हाँ नहीं, देखिए ये शुरू से ही, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि लड़कियां जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट हैं, वो इजी टारगेट हैं। तो सारी इज्जत भी लड़कियों से ही है और अपेक्षाएं भी उन्हीं से ज्यादा हैं, उम्मीदें भी उन्हीं से ही ज्यादा हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर लड़की ने कोई गलती की है तो वो, आप ये समझ लो कि कहते हैं कि हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, लेकिन लड़का वही काम अगर बाहर करके आ जाए तो बहुत ज्यादा उसको इशू नहीं बनाया जाता। यहाँ पे भी परवरिश का फर्क है। माँ बाप जो हैं वो लड़के की परवरिश अलग तरीके से करते हैं और लड़की की परवरिश अलग तरीके से करते हैं। अगर आप शुरू से ही दोनों बच्चों को एक समान समझो, दोनों बच्चों को इज्जत मान सम्मान की बात बराबर समझाओ और लड़के को ये समझाओ कि लड़की की इज्जत करना उसका धर्म है और बाहर जो लड़कियां हैं वो कोई वस्तु नहीं है, वो भी तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, इन्हीं में से किसी का रूप है, तो वो बाहर वो गलत नहीं, उनका नजरिया गलत नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लड़कों को अलग तरीके से उनकी परवरिश किया जाता है कि ठीक है अगर तुम बाहर कुछ कराए तो वो कोई गलत नहीं है, कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन लड़की थोड़ा सा भी अगर कहीं बाहर कहीं किसी लड़के से ज्यादा बात भी कर रही है, कहीं घूम रही है, फिर रही है उसके साथ, तो भी तुरंत ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि भाई नहीं बेटा ये आपके लिए बिल्कुल गलत है, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल ठीक है। हरविंदर, सारी दोनों लड़का और लड़कियों की परवरिश में बहुत जो बंधन होते हैं वो लड़कियों के साथ ही जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल एग्री हैं कि लड़कियों पे और खासकर हरियाणा के समाज में सारा घर का काम, चाहे वो बेटी है तब भी और जब बहू बनेगी तब भी, सारा घर का काम भी वही करेगी और परिवार की इज्जत भी वही संभालेगी। एकमात्र उसकी ही जिम्मेदारी है परिवार की इज्जत संभालने की, उसको ही संयम रखना है अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे। इसके लिए पुरुष जो है वो बिल्कुल ही खुला रहता है इस मामले में। जैसे कि हम तो एक कैंपेन भी चलाने वाले हैं अभी, क्योंकि हमारा जो पुरुष वर्ग है वो तो काम में भी सहयोग नहीं करता जी, इच्छाओं की भी उसको पड़ी नहीं इस बात की कि महिला की भी कुछ इच्छा हो सकती है, तो घूम फिर के सारी जिम्मेदारियां वो लड़कियों पे डाल दी जाती हैं और ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही गलत तरीका है ये अपने बच्चों को भी शिक्षा देने का और समाज में रहने का, कि एक पूरे वर्ग को आप एक बिल्कुल ही दमन करके रखें और उस पे हर तरीके के दमन और हर तरीके की जिम्मेदारी रखें, और जबकि वो आपके परिवार का आधा हिस्सा है, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे बहन है या माँ के रोल में है, आप उन पे इतने ज्यादा दमन करके रखें, ये बहुत ही गलत बात है जी। तो दो तरह के टकराव यहाँ पर, एक देश का कानून है, एक समाज का कानून है, लेकिन एक टकराव और है यहाँ पर, टकराव है समाज का पुराना कानून और समाज की जो नई सोच है, जो नई पीढ़ी आगे आ रही है, युवा है, किशोर है। सुनीता धारीवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या ये व्यवस्था बनेगी या धीरे धीरे जो आज नहीं तो कल बननी ही है, लेकिन क्या इस स्थिति में है जो एक नई सोच युवाओं में पैदा हो रही है, किशोरों में पैदा हो रही है, अपनी मर्जी से संबंध बनाने की, अपनी मर्जी से प्रेम प्रसंग चलाने की, क्या इस सोच को जगह नहीं दे सकता समाज? देखिए, पहले आपका सवाल बहुत जायज़ उचित है। इससे पहले की वाली बात पे मैं मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि हमारे जैसे आपने कहा था लड़के और लड़कियों में कैसा अंतर रहता है, उसके प्रति हम क्या व्यवहार करते हैं, उसमें मुझे एक सेंटेंस मुझे याद है जो हमारे गांव में हम अक्सर बोलते हैं कि अगर लड़का कहीं कुछ करके आ जाता है तो उसके बारे में जो हमारी आम बातचीत में हम लोग कहते हैं, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, उनका बालक तो खेले खाए करें। लड़कों के लिए ये सेंटेंस है, जबकि लड़कियों के लिए ऐसा सेंटेंस नहीं होता। अब ये जो आपने नया सवाल पूछा है कि समाज में अब चेंज आ रहा है, देखिए आज जो हमारा हरियाणा का भी समाज है वो हमारी जो अब की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा बदल गई है और बहुत तेजी से बदलाव लेकर के आ रही है। आज उनमें खुलापन है क्योंकि वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस उनको हुआ है। आज वो बिना किसी कठोर, बिना किसी
ठोस प्रमाण के हमारी किसी भी परंपरा को मानने को तैयार नहीं है। और ये टकराव की आज के दिन जो है वो भयंकर स्थिति है। बच्चे जो हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज को अनुभव कर लेना चाहते हैं, और जिस तरीके से आसपास के समाज को देख रहे हैं, शहरों में उनका बहुत ज्यादा पलायन, शहरों में आना जाना बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांव के बच्चे जो हैं वो सीधे पढ़ाई के लिए गए हैं, चाहे कैसे भी वो घर से बाहर निकले, लेकिन उनकी दुनिया आज हमारी दुनिया से बहुत आगे है। उन्होंने बहुत ज्यादा आगे इंफॉर्मेशन एक्सेस हमसे तो कहीं ज्यादा है। जब आप दूसरे समाजों से अपने समाज की तुलना करते हो तो निश्चित रूप से आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत परंपरावादी और रूढ़िवादी समाज हरियाणा का रहा है। और आजकल के जो बच्चे हैं, आप स्कूलों में भी चले जाओ, यहाँ टकराव जो है वो प्रकृति का और सामाजिक नियंत्रण का है। प्रकृति हमारे शरीर पर कब और कितना नियंत्रण स्थापित करती है, और हम समाज के रूप में उस पर कितना नियंत्रण स्थापित करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रकृति तो 13 साल की एक बच्ची को इस प्रकार से तैयार कर देती है, और एक युवक को शायद वो 16-17 साल में भी तैयार कर देती है। लेकिन हमारी समाज की जो नियंत्रण व्यवस्था है वो हम लड़की को 18-19 साल तक और लड़के को 20-22 साल तक हम ऐसी चीजों के लिए कोई तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन आज का जो बच्चे हैं, आजकल के जो युवा हैं, आप हालांकि मैं अगर इस पे सर्वे कर लिया जाए, मैं खुद मानती हूँ कि हमारी टीन एजर्स में, हमारे टीन एज बच्चों में आज जो है इस तरीके से एक्सपीरियंस करने की जो दर है वो बहुत आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। और मैंने ये भी देखा है गांव में कई बार ऐसा होता है कि छोटी बच्चियां हैं, यदि परिवार के आसपास में या जो हमारी लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, उन पे परिवार में यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो वो माफ करने लायक हो जाता है और उसमें शायद कोई बात उठती भी नहीं है। लेकिन वो अगर किसी दूसरी अपने से नीची जाति में हो जाए या किसी और बाहर के किसी व्यक्ति से हो जाए तो वो बिल्कुल भी काबिले माफी नहीं होता है। यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा दोगली अपनी व्यवस्था को हम बनाए रखते हैं। कुछ चीजों में काफी अहम पहलू आपने उठाया है सुनीता जी। सुनीता दुग्गल जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये स्थिति बन गई है कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने मापदंड तय कर रखे हैं समाज ने, लोगों ने? क्योंकि जो मापदंड हैं वो हर जगह लागू नहीं होते, हर तबके पर लागू नहीं होते। वो अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से जब लगता है कि हाँ यहाँ पे ठीक है चल जाएगा, और जहां पे जो कोई ऐसा वर्ग आ जाता है जिसको दबाया जा सकता है उसके ऊपर सख्ती से लागू करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तुम्हें तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तुम्हें तो ये चीज माननी ही होगी, वो चाहे आर्थिक स्तर पर हो या फिर वो जातिगत स्तर पर हो। जो जाति जिन्हें मानते हैं तथाकथित के छोटी जाति मानी जाती है उनके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका होता है उनके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं। जो पिछड़े हुए माने जाते हैं उनके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं। जब इन सीमाओं को तोड़ जाते हैं तो ये सारे के सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं और उससे अलग एक अपनी दुनिया बसा लेते हैं, अपना समाज बसा लेते हैं और इज्जत के साथ वो लोग भी रहते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है ये कि परिस्थितियों के हिसाब से सबने अपने मापदंड बनाए हुए हैं कि जो गांव में जो है वो खाप पंचायत है या वहाँ का सिस्टम जो है वो अलग है, जो शहर का है वहाँ का बच्चा वो है वो बिल्कुल अलग है। शहर का बच्चा शहर के समाज में जिस तरह से, अब तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि नेटवर्क की और ये आपके टीवी चैनल्स हैं, ये सब की एक्सेसिबिलिटी अब हर जगह पे है, गांव में भी है और शहर में भी है। तो इसलिए क्या है कि एक बहुत बड़ा कल्चरल विस्फोट इसको हम कह सकते हैं कि क्या है कि गांव के बच्चे जो हैं वो जब माहौल देखते हैं शहर का तो उनको लगता है कि वो तो बहुत ज़्यादा दबे और कुचले हैं, बाहर तो पता नहीं क्या है। आप लोग मैं जैसे गुड़गांव से हूँ तो कभी ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है कि जो इंटीरियर्स के जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट है या कोई अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बच्चे जो हैं वो बाहर जब गुड़गांव शहर में या दिल्ली में इधर जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे टीवी में देखते हैं वो ये कि यहाँ पे तो बस इस तरह से लाइन लगी हुई है, अभी तुम जिस तरह से मर्जी जिस भी लड़की को हाथ लगाओ वो लड़की तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए चल पड़ेगी जी। तो इतना बड़ा एक कल्चरल विस्फोट है, बच्चों को ये महसूस होता है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग में और उनकी शहर वाले बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और इसलिए जब वो माँ बाप उनको शहर भेजते हैं सीखने के लिए तो उन बच्चों के उस रास्ते पे जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि तुम तो बिल्कुल दबे और कुचले हुए थे अभी तक, वहाँ पे यहाँ पे तो जिंदगी बहुत ही आज़ाद है।
तो इसलिए इस चीज में बहुत ज्यादा दोनों के उसमें बहुत ज्यादा बाहर की फर्क पड़ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये टच में अब लोग आ रहे हैं, बाहर की संस्कृतियों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक दायरे में बंधे रहना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास तकनीक है, हमारे पास साधन है, हम लोग बाहर की संस्कृति के संपर्क में आते हैं, उनको जानते हैं, सीखते हैं। हरविंदर मलिक जी हैं हमारे साथ। हरविंदर मलिक जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक दायरा बना हुआ है और उसी दायरे में सारे के सारे रूल रेगुलेशंस, नियम, जितने भी कायदे कानून है समाज के, सारे के सारे उसी के ऊपर थोपे जाते हैं, लेकिन वही लोग अगर किसी बड़े शहर में निकल जाते हैं, किसी बड़ी नौकरी पर पहुंच जाते हैं, दूसरे देश में निकल जाते हैं, वो उस दायरे से बाहर निकल जाते हैं? या ये स्थिति बनी हुई? हाँ, ये स्थिति है कि हमारी जो सोसाइटी है बहुत कूप मंडूप सोसाइटी है जी। वो अपने जो विचारों को ज्यादा खोलती नहीं है, नएपन की हवा नहीं लगने देती है। सबसे ज्यादा तो जो इशू है वो यहीं पर बना हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर की हर सोसाइटी के कोई जो जीवन शैली है वो खराब होता है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति में सब कुछ खराब है। ये हम कह देते हैं। अगर अच्छाई और बुराई है तो वो दुनिया की हर जगह है, उसके प्रतिशत का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वो हर जगह होती है। जैसे ये बच्चियों के साथ हरकतें हुई हैं, ये इसी समाज में 100 साल पहले भी ऐसे ही होती थी। फर्क ये था कि उस वक्त में मीडिया नहीं था तो चीजें रिपोर्ट नहीं होती थी, नोटिस में नहीं आती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। ये रेगुलर रही हैं, पिछले कई 100 सालों से यही घटनाएं चल रही हैं। खासकर जब से ये विदेशी आक्रमणकारियों ने इस हिंदुस्तान को कब्जा किया, उसके बाद से हमारी संस्कृति इतनी खिचड़ी संस्कृति है कि एक बच्चा जो 12, 14, 15 साल का है उसको ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि आप किसको फॉलो करूं मैं। एक तरफ तो आप प्रेम की भावना जताते हैं तो मर्डर कर देंगे, दूसरी तरफ कृष्ण लीला दिखा रहे हो, है ना। उसकी कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है कि हमारी जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उसमें 12 साल की पार्वती, 80 साल के शिव जोगी। आपने अगर बम लहरी की लाइनें सुनी हो, बम लहरी गाई जाती है जिसमें कि शिव और पार्वती के प्रेम के ऊपर कहानी है कि जिसमें पार्वती शिव को अपना प्रेम निवेदन कहती हैं जी। तो उसमें शिव कहते हैं कि तू 12 साल की पार्वती, में 80 बरस का शिव जोगी, कोई थारा महारा जोग नहीं, कोई जोग नहीं संजोग नहीं, मेरी ब्याह करने की उम्र नहीं। तो एक तरफ तो बच्चा जब ये सुनता है कि वो 12 साल की बच्ची है, वो 80 साल के शिव जोगी हैं, कहीं कृष्ण लीलाओं की बात सुना रहे हैं, कहीं कहते हो जी पड़ोसी से अगर नैन मटक्का हो गया तो मर्डर कर दिया जाएगा। उस बच्चे के पास कोई ऐसी कंक्रीट सोशल एजुकेशन का मॉडल नहीं बन पा रहा है कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाए कि माइथोलॉजिकल स्टोरी का मतलब ये है, ऐतिहासिक स्टोरी का मतलब ये है, और बच्चे अभी आपको जो समाज में रहना उसका तरीका ये है। ऐसी कोई कंक्रीट सोशल एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है तो इतिहास में सिर्फ कुछ लोगों को जिन्होंने राज किया, युद्ध करके, सिर्फ वो पढ़ाए जा रहे हैं। सोशल हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाई जा रही है, सोशल तरीके भी नहीं सिखाए जा रहे। तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है वो सारा कॉन्फ्लिक्ट उस पे हो रहा है। और खासकर जो हरियाणा की सोसाइटी है वो इतनी कूप मंडूप है कि वो नए तरीके को जीने, इस जीवन शैली को अपने अंदर आने नहीं देते। जैसे ऐसी एक चर्चा में एक जगह बात चली थी, तो मैं मुंबई में भी रहता हूं क्योंकि मेरा तो आधा जीवन रोहतक से संबंधित है, तो आधा मुंबई से भी है। मैंने अपने एडिटर से पूछा, और वो नासिक के पास के गाँव के रहने वाले हैं। मैंने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ क्या झगड़ा है शादी के मामले में, एक गांव में शादी करने पे? तो उसने बताया जी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि पहला प्रेफरेंस गांव के अंदर ही शादी में होता है। तो अगर गांव के बाहर शादी करनी पड़ गई तो ये माना जाता भाई इनका तो को उठ बैठ इतनी बुरी थी कि न तो कोई ओटनिया नहीं मिला। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग जीवन शैली है। हर बात पाश्चात्य संस्कृति से बुरी नहीं आती है। हमारा अच्छाई और बुराई हमारे यहाँ भी रही है। हमें जरूरत है सबसे पहले अपने बच्चों को समझाने की, सिखाने की, और सिखाने की एक निरंतरता होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। इतना जल्दी हार नहीं मान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और डरा धमकाकर तो बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि हमारे बड़े भी जानते हैं वो जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जिन नियमों को मानते हैं, वो उन्हें डरा धमकाकर मारपीट कर नहीं सिखाए गए हैं। इस वक्त संतोष दहिया है, खाप पंचायत प्रतिनिधि, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष दहिया जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। थैंक यू जी। संतोष दहिया जी, चर्चा कर रहे हैं जो आरुषि हेमराज हत्याकांड में फैसला आया है, ऑनर किलिंग मामले में जो फैसला आया, और साथ ही साथ रोहतक में एक रजनी हत्याकांड है उस मामले में जो फैसला आया है, जो दोषी है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इन फैसलों के बाद जो टकराव है समाज के बीच में और देश के कानून के बीच में, उसमें कमी आएगी? क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आएगा, लोगों की सोच में कोई बदलाव आएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ऑनर किलिंग हो रही है उसको ऑनर के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक मर्डर है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में किया गया हो। जी, तो इसको हम कंडम करते हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, देखिए हर समाज के, हर जाति के, हर वर्ग के
हर संस्था के अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे कुछ कि रीति रिवाज होती है, अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है जी, उसके अकॉर्डिंग आदमी रहता है और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन यापन करने की कोशिश भी करता है और अपने बच्चों में भी उसी तरह के आचरण भरने की कोशिश करता है जी, जिस तरह का आज हरियाणा में हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा है कि जो सदियों सदियों से हम सेम गोत्र की बात करते हैं, सेम गोत्र में हमारे यहाँ शादी नहीं होती जी, नॉर्दर्न इंडिया में लगभग हमारे यहाँ सेम गांव में भी शादी नहीं होती है। जी, ऐसे में जब बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं जो रियल चाचा रियल ताऊ की बच्ची के साथ या अपने अड़ोस पड़ोस में सेम गोत्र में जब शादी करते हैं तो पेरेंट्स जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है जी, और वो आवेश में उठाया हुआ कदम है। जी, लेकिन इसको समर्थन कभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑनर किलिंग सभ्य समाज के लिए कलंक है। लेकिन मैडम किसी के मारने से समाज नहीं सुधर सकता। जी, संतोष भैया जी, हरविंदर मलिक जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर एवं तहलका हरियाणा के, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संतोष जी, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो कोई गोत्र विवाद से संबंधित नहीं है, ना ही गांव में शादी से संबंधित है। यहाँ सिंपल सी बात है कि एक तरफ तो आरुषि को शहर में एक बच्ची को उसके माता पिता मार देते हैं और एक जगह रोहतक में हरियाणा में रजनी को सिर्फ इस बात पे कि उस लड़के के जो उसका भाई है बच्ची का, उसके दोस्तों ने ये कह दिया कि बहन तेरी गलत चल रही है, सिर्फ इतनी सी बात पे कोई क्रॉस चेक भी नहीं हुआ, उसको मार दिया जाता। क्योंकि इन दो मुद्दों में ना तो गोत्र का कोई विवाद है, ना ही कोई गांव के अंदर शादी करने का विवाद है, ना ही कोई खाप का कोई रोल है। हम तो बल्कि ये कहना चाहते हैं क्योंकि मीडिया जो है वो सिर्फ खाप को ही इस मामले में दोषी ठहराता है, जबकि यहां पर जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें तो एक बहुत ही एलिट है, वो तो किसी खाप से संबंधित नहीं है। जो आरुषि वाला केस हुआ था वो भी ऑनर है। ये एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप अपने बच्चों पे इतना जल्दी गुस्सा निकालते हैं और एक मौत का उसको सिला देते हैं, वो कैसा एग्जाम्पल। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय हमारा उस गोत्र विवाद से संबंधित नहीं है। जी, संतोष दहिया जी। जी देखिए, जो आरुषि कांड हुआ है इसमें मैं कई बार कहती हूँ, मीडिया वालों को कई बार कहती हूँ कि जो ऑनर किलिंग होती है उसके साथ खाप को जोड़ना ही गलत है। जी बिल्कुल। जो आरुषि कांड हुआ है या जो एक ये बच्ची वाला कांड आपने बताया ये हुआ है, ये एक आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी है जी, वो कितना उस चीज को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये केवल जो इंस्टेंट रिएक्शन है आदमी का, ये वो है। तो आदमी को ये समझना पड़ेगा कि जो चेंज हो रहा है वातावरण, जो माहौल बदल रहा है, उसमें हम अपने बच्चों को अपनी परंपराओं के साथ कैसे बचा के रखें, अपनी वैल्यूज के साथ अपने बच्चों को कैसे बचाएं। सबसे बड़ी आज ये समस्या आम आदमी के साथ है। तो जो इस तरह की हरकत हुई कि किसी ने कहा कि आपकी बहन फलां के साथ है और उसने उसका मर्डर कर दिया, ये बहुत ही एक घिनौना मतलब रिएक्शन है, मैं ये कहूंगी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज में तो पता नहीं लोग किसके बारे में क्या कह दें, और अगर केवल कहने से किसी का मर्डर कर दे कोई, तो ये तो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, संतोष दहिया जी में भी ऐसे ही हुआ जी कि जो पेरेंट्स ने जिस तरह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए उस चीज को। मैं कई बार मीडिया वालों को ये कहती हूँ कि जिस तरह से मीडिया वाले प्रचार करते हैं, मैं आप लोगों से मैं अपील करती हूँ ये कि जिस तरह से मैं खापों का जिक्र इसलिए भी करना चाहती हूँ कि पहले जितने भी कांड हुए हैं उसमें खापों को घसीटा गया है और अक्सर हरियाणा में उसको अग्रणी रखा गया है। जी, संतोष दहिया जी, एवं तहलका ने कभी नहीं घसीटा। एवं तहलका में जो लोग काम करते हैं वो समझते हैं कि खाप में और इस तरह के मामलों में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, खाप को कभी नहीं घसीटा गया है। बहुत सारे चैनल होते हैं जिनको पता ही नहीं होता खाप पंचायतें आखिर होती क्या है। नहीं, मैं तहलका की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पहले भी मुझे बुलाया था और उन्होंने बिल्कुल हमारा पक्ष रखने के लिए हमें पूरा मौका दिया था। देखिए, और मैं आपको बधाई देती हूँ क्योंकि आप ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए समाज को बनाने में जिस तरह से एनजीओ की ड्यूटीज है, एक आम आदमी की ड्यूटी है, इसी तरह से मीडिया की भी ड्यूटी है। तो मीडिया तो तहलका है, मैं आपको स्पेशली बधाई देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन इश्यूज को उठा रहे हैं। हाँ संतोष जी, हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रहती कि समाज के एक वर्ग को, एक यूनिट को, जिसको हम खाप कहते हैं हरियाणा में, उसको दोषारोपण करके हम जिम्मेदारी से हो जाए। हम तो इन जनरल ये बात करते हैं कि भैया इसमें अगर कोई दोषी है तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। हाँ, खाप के बारे में बहुत सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन, जो दिल्ली से मीडिया चलता है, जो देश के लिए मीडिया चलता है, उनकी अपनी कोई सोच हो सकती है या उनकी लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। हाँ, और जिसमें कहीं ना कहीं
कुछ मामलों में हमारे जो खाप के लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने भी शायद अपने इस यूनिट का, अपने इस वर्ग का जो एक खाप कहलाती है, उसका इतना सदुपयोग जन समाज भलाई के काम में नहीं किया। वो भी क्योंकि घूम फिर के अपनी पंचायत का नाम इन्हीं प्रेम के मामले में जोड़ते हैं, लेकिन वो चर्चा का विषय ही अलग है। आज हम चर्चा यही कर रहे थे कि इंसान के अंदर और खासकर पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि रजनी का जो मामला है वो तो आरुषि से भी खतरनाक है, क्योंकि आरुषि के मामले में तो आंखों के सामने कुछ घटता हुआ देखा तो इंसानी उस पे गुस्से ने इस हद तक सवार हो गया कि उसने उसको चोट मार दी और बच्ची मर गई। आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन रजनी के मामले में तो पूरे परिवार ने, एक भाई ने टांग पकड़ी है बच्ची की, ताऊ ने हाथ पकड़े हैं, और 82 साल की दादी बैठी है बाहर पहरा देने में, क्योंकि कोई आ ना जाए। आप देखिए उस महिला की वो सत्संग भी जाती होगी, वो मंदिरों में घंटी बजाई होगी, उसने माला भी जपती होगी, वो कौन सी दुनिया में जाएगी, उसके बाद कौन सी जन्नत मिलेगी उसको कि अपनी बच्ची की, इतनी छोटी बच्ची का मर्डर अपने सामने करवा रहे हैं। वो कितना प्लान मर्डर है, वो सोच कितनी घिनौनी है कि जो घर के एक एक जो किसी बच्चे को बचाने वाले हो सकते हैं वही मिलके मार रहे हैं, उसका अंग पकड़ पकड़ के उसको मार रहे हैं, गला दबा के मार रहे हैं। तो ये तो आरुषि से भी ज्यादा घिनौनी बात है जो घटी है रोहतक में इस रजनी बच्ची के साथ। जी सुनीता धारीवाल जी, ये सोच है क्या, कैसे बदलाव आ सकता है? क्योंकि ये एक आदमी की सोच नहीं कही जा सकती, एक तबका है जिसकी सोच हो सकती है, कैसे बदलाव आ सकता है? इसमें देखिए जो सबसे पहली चीज है ना जी, वो ये है कि जो मोरल एजुकेशन की हम बात करते हैं बच्चों को बढ़ाने के लिए, उन पेरेंट्स को भी समझने की आवश्यकता है जी। क्योंकि आज जिस तरह से पेरेंट इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक है। किसी की मौत से ना तो उसको सुधारा जा सकता है, ना समाज को सुधारा जा सकता है, और मारने का अधिकार समाज में किसी को भी नहीं है। ये तो केवल परमात्मा ने इंसान पैदा किया है और वही उसकी जान ले सकता है। तो जिस तरह से रूह कंपा देने वाली ये बात है कि अगर दादी वहां बैठी है और वहां देख रही है कि हाँ कोई आना जाए और वो इस तरह से एक बच्ची का मतलब कत्ल कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ ये क्रूरतम हत्या है और ज्यादा से ज्यादा उसको जो है बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी संतोष दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा लगातार जारी है। सुनीता धारीवाल हमारे साथ बनी हुई है, हरविंदर मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुनीता दुग्गल हमारे साथ बनी हुई है। तो चर्चा लगातार जारी है। जो आरुषि हिमराज हत्याकांड में फैसला आया है, रजनी हत्याकांड में जो फैसला आया है, उसके बाद जो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, क्या उसके बाद ऑनर किलिंग रुकेंगी? सुनीता धारीवाल हमारे साथ बनी हुई है, हरविंदर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, सुनीता दुग्गल हमारे साथ बनी हुई है। हरविंदर मलिक जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या इस तरह की हत्याएं होना सिर्फ इतना भर है कि माँ बाप को गुस्सा आ गया अगर उन्हें अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात पता चली जो उन्हें गलत लगती है, क्या इतना भर है? या फिर उनके मन में ये डर नहीं होता कि अगर ये बात बाहर जाएगी तो समाज क्या कहेगा? तो वो जो आभा मंडल बना हुआ है समाज का, वो काम नहीं करता। ये अजीब सा आभा मंडल है कि अपनी गलती को या अपनी कमी को, कि हम बच्चे को एक वैसी शेप नहीं दे पाए जैसे हम चाहते थे, उसमें हम कहते जी हमने गलत प्योद बोई थी, उसके फ्रूट ठीक लागते नहीं दिखे, हमने वह काट दी जी, है ना। ये वो सोच है कि भाई हम वो छोरी थी ठीक नहीं चल रही थी, हमने मार दी। और उस पे इन ज्यादातर जो देखा गया खासकर हरियाणा में, उस पे जनमत भी ऐसा होता है कि कोई रिपोर्ट नहीं करता। ऊपर से लोग कहीं ना कहीं हुकारा बढ़ते हैं, ये कहते ठीक करया, जबकि ऐसे मामलों में कभी भी लड़के को ऐसा दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कोई बच्ची के कदम ऐसे बहके तो उसमें योगदान तो लड़के का भी होगा साथ में जी, उसको तो दंड नहीं दिया जाता। जैसे रजनी वाले मामले में वो किसने उसके भाई को कहा कान में ये, या उसको ये कहा कि तेरी बहन गलत चल रही है, उसको तो कोई सजा नहीं है, क्योंकि वही तो वो समाज का रोल था जी, उसी ने तो वो समाज का रोल निभाया कि भाई लोग क्या कहेंगे, है ना। उस पर फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसने दंड भी, जो कानून ने भी जो दंड दिया है, वो सिर्फ उनको दिया है जिन्होंने वो एक्ट किया है जी, पर वो एक्ट करने के पीछे उसको बढ़ावा देने में किनका रोल था? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सजा हुई है, जबकि ऐसे में इन्वेस्टिगेट तो उसको भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, पूरी उस पर चर्चा होनी चाहिए, तभी शायद से हो सकता है बदलाव आएगा। राजेश नांदल इस वक्त शिक्षाविद हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी स्वागत है तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद जी। राजेश जी, काफी अहम सवाल ये है कि समाज जो गुण कहता है, जो मान्यताएं कहता है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जा पाती और इसकी वजह से द्वंद्व खड़ा हो जाता है और ऑनर किलिंग जैसी वारदातें हमारे सामने आती हैं। क्या तरीका है? क्या ये तरीका सही है कि मारकर, पीट कर या फिर डरा धमकाकर उन वैल्यूज को अगली पीढ़ी में डाला जाए जो वो चाहते हैं कि उनके अंदर आनी चाहिए, या फिर इस तरह की चीजों पर घर परिवार में चर्चा भी होनी चाहिए जो शायद से कभी नहीं होती है? जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तब जाकर सामने होती है और सीधा फैसला ही सुनाया जाता है, ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं होती परिवारों में।
जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन सभी सदस्यों की मानसिक सोच बहुत ही विकारपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं उनका अपने ही बच्चों के प्रति नकारात्मक नजरिया, अपनापन, प्रेम भाव व सहानुभूति में कमी होना और अपने ही बच्चों को विचार व्यक्त करने की आजादी न देना या बच्चों के रुझान से रूबरू ही ना होना कि बच्चों की सोच क्या है। घर व आस पड़ोस का माहौल, ये सभी बातें उनकी अस्वस्थ मानसिकता में शामिल होती हैं और उनका नजरिया सच जानने का कम होता है। वो दूर से ही हालात को देखते हैं और अपने परिपक्व मन से ढेर सारे नकारात्मक परिणाम निकाल लेते हैं। जैसे लड़की को देख लिया, बात कर रही है, हंस रही है, कारण क्या है वो नहीं जानेंगे बस उसको खिलखिलाते हुए हंसते हुए देख लिया तो यही मान लिया जाता है कि लड़की का चाल चलन खराब है या वो गलत रास्ते पे चल पड़ी और बच्ची को बिना बताएं या उसको क्या कारण था उसको डराना धमकाना शुरू कर देना और कुछ केसेस में तो बच्ची के साथ बेवजह ही मारपीट करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों का जो परिपक्व मन नहीं होता, बहुत ही कोमल सोच होती है, उनको कारण बताना चाहिए। लेकिन उनके बड़ों का नजरिया इतना नकारात्मक होता है कि जिन बच्चियों के विषय में वो सोच रहे हैं वो बहुत मासूम है और दुनिया के इतने उतार चढ़ाव के विषय में नहीं जानती। तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपनी बच्ची को प्यार से समझाने का प्रयास करें और उस घटना के नकारात्मक परिणामों के बारे में भी अवगत कराएं, क्योंकि ये घटनाक्रम आज का नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। हाँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते थे। आज ये बच्चियां, मैं कहूंगी कि मीडिया की वजह से शायद इन केसेस को हम आज जो इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है कि और इस तरह के हादसों का उदाहरण देकर उन बच्चियों को हम समझा सकते हैं। पर अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप प्यार की भाषा की बजाय गाली गलौज करना, मारपीट करना, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जबकि मनोविज्ञान के अनुसार किशोर अवस्था अपने आप में ही समस्या की अवस्था होती है कि बच्चे खुद के अंदर होने वाले बदलावों से हैरान परेशान भी होते हैं और ऐसी अवस्था में उनको यदि प्यार से ना समझा जाए तो वो बागी भी हो सकते हैं और स्वयं को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचकते या वो काम करना भी पसंद करते हैं जो उनको रोका गया था। तो बहुत पहले से इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि जो परिवार वाले चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राजेश नांदल जी, आप हमारे साथ जुड़ी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। हरविंदर मलिक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब इस तरह की बातें परिवारों के सामने आ जाती है तो उस मौके पर अक्सर ये देखा जाए सीधा फैसला सुना दिया जाता है कि आप गलत हैं और आपको ये सजा दी जाती है। क्या आपको लगता है कि परिवारों में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा कुछ भी होने से पहले या सामान्य स्थिति में इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती हो कि ये चीज गलत है, बेटा ये मत करना, ये चीज सही है, ऐसे करना? क्या चर्चा होती है परिवारों में इस तरह की बात? सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ हो रही है कि एक स्वस्थ पेरेंटिंग ही नहीं हो रही है। आप अपने बच्चे को जब उसमें बदलाव आ रहे हैं, जब एक उम्र एक नई दहलीज की तरफ बढ़ रहा है, एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, तब उन टॉपिक्स पे तो उनसे कोई घर में चर्चा ही नहीं होती है। हमारे यहाँ खासकर हरियाणा में ढक देना और दबा देना, जिसको कहते हैं, हर बात को दबा दो और इस पर चर्चा ही ना करो, क्योंकि हम तो उस सोसाइटी पे हैं जहां शादी के बाद भी वाइफ और हस्बैंड को अगर बात भी करता देखो तो भी ऑफ सीन मानते थे। अगर वो हंस पड़े वाइफ अपने हस्बैंड के किसी चुटकुले पे या किसी बात पे तो उसको यूं कहेंगे तेरी तो शर्म भाज रही है। इतना ज्यादा गैप क्रिएट कर रखा। अगर वो गांव में साथ में आ रहे हैं तो एक जगह साथ बैठ के नहीं आ सकते थे, वो गैप बना के आते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा रही है या तरीका रहा है जीवन का, उसमें कुछ ऐसा एरर रहा है कि हम स्त्री और पुरुष के संबंध को, चाहे वो दोस्ताना है चाहे वो वैवाहिक है, हम आंखों के सामने उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये सारी उसी तरीके की पारिवारिक माहौल का हिस्सा है कि जब एक बच्ची थोड़ी बड़ी होती दिखती है, अगर उसमें एक दोस्ताना भाव किसी लड़के के प्रति बनते हैं तो उसका मतलब हर ढंग से गलत निकाला जाए। जबकि हमारा मानना यह है कि अगर आपको लगता है आपके बच्चा आपके अनुकूल ठीक नहीं है तो उसकी एक अच्छी पेरेंटिंग आप कर सकते हो, उसको उसकी गलती का एहसास करा सकते हो। उसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें आप उनको बता सकते हो बेटा ये गलत है और ये ठीक है, आपको ये इसके लिए संयम की जरूरत है। और बहुत जल्दी पेरेंट्स संयम छोड़ जाते हैं, बहुत जल्दी इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स की अपनी हार है और जिसके लिए कानून ने सजा दी है, जबकि हालांकि मुझे लगता है कि सजा कहीं ना कहीं कम हुई है। ये सजा तो उनको भी साथ में होनी चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया कि थारी छोरी गलत चल रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल स्थिति है। सुनीता दुग्गल जी, आपके पास आना चाहिए। बहुत अहम है ये सवाल, आखिरी पड़ाव पर है हम कार्यक्रम के।
हो सकता है कि अदालत के इस तरह के फैसलों के बाद समाज में बदलाव ना आए, लेकिन बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि बदलाव लाना बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सबसे पहले कोई समस्या होती है, उस समस्या से हम रूबरू होते हैं, तो उसके बाद हम पहुंचते हैं कि इसका समाधान क्या है जी। तो हरिंदर मलिक जी बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि एक तो ये हरियाणा की कल्चर को इतना ज़्यादा गहरा समझते हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का या कोई और चैनल जो है इतनी अच्छी तरह से इस संस्कृति को समझ पाता होगा। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले मतलब इसमें ये कहना चाहूंगी कि समाधान के तौर पे कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग कि अगर बच्चे शहर के हैं तो उनके माँ बाप चाहे गाँव के भी हैं, उनके माँ बाप उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनसे चर्चा करें, उनसे जो उनमें बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में बातचीत करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो ये संस्था है जिसका नाम है विवाह, मैरिज, उसको हम इज्जत करें, उसका बहुत मान सम्मान करें कि शादी जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र रिश्ता है। परमात्मा ने सृष्टि जो है उसके लिए ही इस रिश्ते को बनाया है, और कोई भी आपका कोई प्रेम संबंध है या कुछ भी है उसका एंड रिजल्ट तो आप मैरिज पे ही चाहते हो। तो जब तक आप इस संस्था की इज्जत नहीं करोगे तब तक आप किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते हो। कितने आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि वाइफ के ऊपर कितने एग्जाम्पल आते हैं कि वो कहते हैं कि जी 2 साल पहले मेरी तो वाइफ एक्सपायर हो गई, तो दूसरा फट से कहेगा कि ओहो मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो एक और मैं कहना चाहूंगी कि हरिंदर मलिक जी भी रामायण दिखाते हैं, जैसे इसमें रामायण जो है हमारे हरियाणा में भी जैसे देखी जाती है, तो उसमें इस बात पे तो सास ससुर बहुत जोर देते हैं कि देखो राम ने अपने माँ बाप की कितनी सेवा की, राम ने देखो कितना जो है अपने माँ बाप को इज्जत मान सम्मान दिया, माँ बाप के लिए बहन भाइयों के लिए क्या नहीं किया, सीता ने देखो कितनी सेवा की राम की। लेकिन कहीं कोई इस चरित्र की तरफ ध्यान देता है कि लक्ष्मण ने सीता माँ को, अपनी भाभी को अपनी माँ से कमतर या उससे हमेशा ज्यादा ही उन्होंने मान सम्मान दिया, अपनी सीता को, भाभी को माँ से ज्यादा सम्मान दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कल्चर है कि भाभी है तो उसके साथ किसी भी तरह की तो आप हंसी मजाक कर सकते हो, साली है उसके साथ आप किसी भी तरह की हंसी मजाक कर सकते हो, जरूरी हो जाती है। हमारे साथ सुनीता धारीवाल जी बनी हुई है। सुनीता जी आपके पास आना चाहेंगे। बदलाव लाना है, किस तरीके से आएगा, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो संवादहीनता जो है वो बहुत ही कुकर्मों को, बहुत ही हमारे गलत हमारे सामाजिक व्यवहार को और अनेक तरह की लड़ाई झगड़ों को, हर चीज को संवादहीनता जन्म दे देती है। और संवाद होना बहुत जरूरी है। संवाद बच्चों का माँ बाप में होना बहुत जरूरी है। संवाद समाज का भी होना जरूरी है कि समाज भी बार उठ कर के बैठे, बार बार ऐसी जो हमारी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं उन पर भी चिंतन करें, ना कि पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उनकी बाध्यता के लिए हम लोग पंचायत कर सकते हैं, लेकिन नई जो हमारी विचारधाराएं आ रही हैं उनको कैसे हम लोग इस हमारे पूरे सामाजिक व्यवस्था में इंटरमिंगल कर दिया जाए और हमें बच्चों की भी बच्चों को भी हम सुने। तो इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि संवादहीनता बहुत हद तक परिवार में भी झगड़ों का कारण होती है और समाज में भी होती है। जी बिल्कुल, बातचीत तो करिए, बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये बिल्कुल सही है कि जो आज है वही हमेशा सही रहेगा, जो आप सोचते हैं वही सही है। नई सोच भी आगे आ रही है, उस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। समाज को विचार करना है, परिवारों को विचार करना है, लोगों को विचार करना है, और साथ ही साथ बहुत जरूरी है युवाओं को और किशोरों को भी उस विचार में जगह देना, उस बातचीत में जगह देना। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सुनीता धारीवाल जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरविंदर मलिक जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता दुग्गल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हरियाणा विशेष में इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन एवं तहलका हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।